चंबा के स्टेट टाइम में स्टाइफंड दिए जाते थे पढ़ाई के लिए बहुत सारे, और उनको पढ़ने की फैसिलिटी लाहौर में दी जाती थी और राजा स्पॉन्सर करता था। और कई और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी स्टेट हेल्प करती थी एजुकेशन में। तो लाहौर में एक राजा की अपनी बिल्डिंग थी, चंबा हाउस कहा जाता है। अभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के रूप में उसको प्रिजर्व किया हुआ है, और वो बहुत बड़ा एरिया चंबा हाउस का, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है उसका। मैं यूट्यूब में भी देख रहा था एक दिन। हाँ, तो उस बिल्डिंग में कुछ एरिया था, बहुत बड़े एरिया में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को रहने की व्यवस्था थी, और काफ़ी से बच्चे यहाँ पे जब एग्जामिनेशन देने के लिए भी वहाँ जाते थे, जैसे कि 10वीं का या 12वीं FA का कहते थे, तो उसका तो वहाँ देते स्टूडेंट जाते थे। तो राजा ने इस चीज़ एजुकेशन के ऊपर तो व्यवस्था की हुई थी। हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारा माइंडसेट जो सा है ना, हम हर चीज़ सरकार से ही ढूंढते हैं, अपेक्षा करते हैं सरकार हमको सब कुछ दे दे। नौकरी भी सरकार से ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए हो। भाई सरकार के अलावा भी बहुत दुनिया चलती है। सरकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी है, गवर्नेंस के लिए बनी है। उनको गवर्नेंस करने दो, और जो आपका काम है आप करो। उल्टा सरकार को सपोर्ट करो ताकि आपको बेटर गवर्नेंस मिले, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेटर आपको फैसिलिटीज़ मिले। चीज़ थी कि अंग्रेज लोग बड़े होशियार लोग थे। चंबा के साथ एक टिम्बर ट्रीटी हुई थी इनकी, जिसके अंदर की चंबा को रेवेन्यू बड़ा आता था। वो अंग्रेज लोग देते थे सर चंबा स्टेट को रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू से वापस कैसे लेना, उस अंग्रेजों को बहुत खूब आता था। उन्होंने करने राजा को बोलना, योर हाइनेस, आपका पैलेस को रेनोवेट कर दिया, उसमें खूब सारे शैंडिलियर्स लगा दिए बाहर के, इंपोर्टेड फर्नीचर ले आए, गैजेट्स ले आए। फिर देखा कि इनके पास रेवेन्यू अभी भी सरप्लस है, तो इनको स्ट्रीट लाइटिंग करा दी पहले उनकी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। यहाँ पे भरमौर का कल्चर इसलिए ठीक है कि भरमौर जो सी थी वो ईजिली एसेसिबल थी चंबा के लिए। हालांकि हार्श विंटर वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे आने जाने के लिए पास नहीं था, तो 12 महीने आप लोग आ जा सकते थे भरमौर से। तो भरमौर और चंबा का जो लिंक था, वो राजधानी शिफ्ट होने का भी यहाँ और वो भी होने का, वो इसीलिए बना रहा कि भरमौर वर एसेसिबल और चंबा का ही पार्ट था, और बाकी के सारे चंबा के एरियाज बड़ी आसानी से 12 महीने एसेसिबल थे मेन कैपिटल चंबा से। पांगी नहीं था, पांगी के बीच में साच पास पड़ता था और हाई माउंटेन्स थे, तो वो साल में 2-3 महीने 4 महीने ही एसेसिबल रहता था, और बड़े डिफ़िकल्ट एरिया था पांगी। और पांगी आज भी जाओ तो लोगों की कैश क्रॉप की वजह से इकॉनमी बहुत राइज की है, क्योंकि हर जगह परमात्मा कुछ ना कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ देता है। वो देर है, देर नहीं है, तो शायद देर के बाद उनका भी अंधेरा ख़त्म हुआ है। अब वहाँ पे कैश क्रॉप भी हो रहा है, एप्पल प्लांटेशंस भी हो रही हैं, अदर बेनिफिट्स भी उन लोगों को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास शर्मा। आज चंबा में पंकज चोफला जी के पास, जो कि बहुत सी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। कुछ एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा पहले। सर ने करीब 30 से 35 साल का फूड इंडस्ट्री में सबका एक्सपीरियंस है। इसमें जूसेस हो गए, पिकल्स हो गए, जैम, रेडी टू ईट फूड, बहुत ही चीज़ों में सर ने काम किया हुआ है, और सर का अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर इसी चीज़ के लिए न सिर्फ हिमाचल से बाहर भी बहुत सी जगह ने सर ने एक्सप्लेनेशन दी है या बताया है हिमाचल के बारे में, कांगड़ा के बारे में, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया सर ने। आज हम सर से और भी चीज़ें सब डिस्कस करेंगे। सर स्वागत है, थैंक यू। धन्यवाद। साइज कोई नहीं करेगा। इससे हट के थोड़ा सा मैं चंबा के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जैसे हिस्ट्री होगी या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। चंबा की हिस्ट्री के बारे में जितनी मेरे को नॉलेज है, मैंने तो थॉरोली नहीं पढ़ी, अभी पढ़ रहा हूँ। चंबा स्टेट का एक गजटियर है, ये पढ़ रहा हूँ आजकल। बाकी स्टेट्स के भी हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बुक्स और भी हैं जिसमें रेफरेंसेस में पढ़ता रहता हूँ। खैर मैंने कोई इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना मेरे को रफ सा जो मेन आइडिया है कि चंबा 4th या 5th सेंचुरी में या 6th सेंचुरी के बाद का तो रिकॉर्ड अवेलेबल है। भरमौर में पहला इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो इस्टेब्लिश हुआ था ये एम्पायर, और काफ़ी देर तक अराउंड 12th to 13th सेंचुरी तक इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कश्मीर एम्पायर। उसके हम छोटे किंगडम थे कश्मीर एम्पायर की चंबा। उसके बाद फिर ये 200-300 साल तक ये वैसे ही रहा, बेचारे को पूछा चंबा को किसी ने नहीं। फिर मुगल्स के अंडर आ गया, मुगल्स वर द एम्पायर्स, उसके अंदर चंबा को रिकग्निशन मिली। तो चंबा एक लैंड लॉक्ड एरिया था, कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं था। तो 950 के आसपास, 10th सेंचुरी के आसपास चंबा वॉज
जो आप चंबा आज का चंबा है भरमौर से यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो फिर चंबा में राजगद्दी यहाँ बनाई गई थी। इससे पहले राजगद्दी भरमौर में थी। तो भरमौर से जो लोग आते थे चंबा तो उनको एड्रेस किया जाता था गद्दी से आए हैं। राजगद्दी थी ना, वहाँ से कहाँ से गद्दी से आए हैं, क्योंकि गद्दी एड्रेस होते थे। तो लोगों को गद्दी बोलना शुरू कर दिया राजगद्दी से गद्दी बोलना शुरू कर दिया उनको ओवर द ईयर्स। अब उनको बेचारों को एसोसिएट किया जाता है कि जो भेड़ पालक हैं उनको गद्दी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन असली जो गद्दी की थ्योरी है कि दे वर द पीपल हु वर द प्राइमरी रेजिडेंट्स ऑफ भरमौर एरिया, एंड भरमौर बीइंग द कैपिटल, वो गद्दी थी जहाँ से रूल होता था, सीट ऑफ गवर्नेंस। वो जब चंबा शिफ्ट हुई तो बोला जी ये कहाँ से आए जी, ये गद्दी से आए हैं, जो फॉर्मर राजगद्दी उधर ही मानते रहे लोग काफ़ी टाइम तक। तो वहाँ से जो आए जी ये गद्दी से आए हैं, गद्दी लोग हैं जी, गद्दी के लोग हैं। तो फिर वो उनका भी नाम वैसे ही पड़ गया ये भी एक एक थ्योरी है, एक जिसपे हर एक ने अपने अपने विचार रखे हैं। पता नहीं, हमने भी इसी विचार से आपसे बोला है, दिस वाज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि ये सिर्फ जो वर्ड चंबा से निकला है, गद्दी वर्ड। एक और चीज़ आती है सर, ज्योग्राफी के बारे में क्या? नहीं, चंबा की ज्योग्राफी जो सी है, देखो मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स की है। तो चंबा की ज्योग्राफी की जो है, वी आर लकी दैट वे कि चंबा में ना सैमी हिल्स से लेके, जिसे कहते हैं छोटा, हमारे पास सारे टेम्परेट जोन्स हैं, जिसमें हमारे पास लोअर एरिया जिसे टेम्परेट एरिया कहते हैं, अल्पाइन भी बोल देते हैं, उसके बाद फिर हायर हिल्स भी हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है हर किस्म की मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको, राइट फ्रॉम द प्लेन्स की जो वेजिटेशन से लेके हायर रीचेस तक की वेजिटेशन मिलेगी, और हर्ब्स भी हर किस्म की भरपूर है यहाँ पे। तो स्टेट टाइम में भी काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हमारा हर्ब्स एक्सपोर्ट से भी था, जो जड़ी बूटियाँ जंगलों से निकलती थी उसका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट था। पॉपुलेशन कम थी चंबा की तो सरप्लस काफ़ी हो जाता था, जिससे कि चंबा स्टेट को रेवेन्यू काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता था। तो ऐसे ही चलता रहा। जोग्राफिकल लोकेशन का तो फ़ायदा होता ही है कि मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस हों जिस एरिया में, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल क्रॉप्स, मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिलते हैं उस चीज़ के। तो वो मिलता रहा स्टेट को, तभी ये स्टेट चलती रही। इतनी कनेक्टिविटी का एक इशू रहा? हाँ, कनेक्टिविटी जो सी थी चंबा में, जो बस आई है वो 1950 में ही यहाँ पहुँची है। इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद ही यहाँ मतलब कि प्रॉपर बस सर्विस स्टार्ट हुई थी। उससे पहले चनेट तक आती थी, कुछ पैदल चलना पड़ता, तो उससे पहले बनी खेत तक थी, बनी खेत से आगे घोड़े खच्चरों पे सामान आता था, तो ऐसे चलता था। फिर यहाँ से चंबा से आगे तो रोड कनेक्टिविटी कहीं थी ही नहीं, ये तो सारी आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बनी है। भरमौर, टीसा, पूरा जाल बिछा है पूरा डिस्ट्रिक्ट, अब तो गांव-गांव कनेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि लोग क्या किया कि पिछली सरकारों ने क्या किया जी, उसने क्या किया, वो सारे पॉलिटिकल गिमिक्स मैं मानता हूँ। सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, सब ने, तभी इतना कुछ पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो ये कोई एक दिन में तो हो नहीं सकता। किसी ने फाउंडेशन बनाया, किसी ने क्या किया, सब हर कोई आगे ले जाता गया है उसको। एक और चीज़ आती है सर कि बड़ी पहले यहाँ पे हाइड्रो पावर लगा हो, तो उसकी कुछ? हाँ, हाइड्रो पावर की एक थी चीज़ थी कि अंग्रेज लोग बड़े होशियार लोग थे। चंबा के साथ एक टिम्बर ट्रीटी हुई थी इनकी, जिसके अंदर की चंबा को रेवेन्यू बड़ा आता था। वो अंग्रेज लोग देते थे सर चंबा स्टेट को रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू से वापस कैसे लेना, उस अंग्रेजों को बहुत खूब आता था। उन्होंने करने राजा को बोलना, योर हाइनेस आपका पैलेस को रेनोवेट कर दिया, उसमें खूब सारे शैंडिलियर्स लगा दिए, बाहर के इंपोर्टेड फर्नीचर ले आए, गैजेट्स ले आए। फिर देखा कि इनके पास रेवेन्यू अभी भी सरप्लस है, तो इनको स्ट्रीट लाइटिंग करा दी पहले उनकी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की, यहाँ पे ऑयल लैम्प्स की स्ट्रीट लाइटिंग करा दी। ऑयल लैम्प्स के बाद बोला कि यहाँ पे हाइड्रो पावर लग सकती है, तो उन्होंने एक छोटा सा माइक्रो हाइडल, छोटा सा 150 की 300 के बीच किलोवाट का एक छोटा डीसी पावर हाउस बना दिया। उसमें भी इंपोर्टेड वहाँ से मशीनें आई, उसमें भी उन्होंने कट खाया अपना और राजा को बना दिया। तो उससे यहाँ पे लाइट अप हो गया टाउन का क्या स्ट्रीट लाइटिंग थी, या राजा का पैलेस लाइट होता था, और जब हॉस्पिटल होता था एक लाइट, और कुछ अंग्रेज जो यहाँ रहते थे उनके, और कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे टाउन के, राजा से कनेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन से, उन लोगों को लाइट मिलती थी, बाकी तो दिया जलाते थे। इकोनॉमिक्स की बात करूँ सर, थोड़ा सा इकॉनमी जो सी थी यहाँ की, चंबा की कोई जो बिजनेस में तो ऐसा था कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता था चंबा का, उसमें घी बहुत ज़्यादा था हमारे पास, क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी बहुत होती थी यहाँ पे, तो लोकल भी होते थे, तो इतना कंज्यूम नहीं होता था, तो जनरली घी का ज़्यादा काम होता था। उसके बाद
और उसका जड़ी बूटियाँ बहुत होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। कोयला जाता था, कच्चा कोयला, चारकोल कहते हैं जिसको, वो बड़ा एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद फिर टिम्बर की तो हमारी ट्रीटी थी, टिम्बर तो एक्सपोर्ट करते थे, वो तो अंग्रेज़ों के थ्रू था। बाकी लैंड रेवेन्यू भी था, लेकिन राजा उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा थी, तो लैंड रेवेन्यू पे उन्होंने ख्याल नहीं किया ज़्यादा। तो उसी वजह से चंबा का जो प्रीवी पर्स लगा था 47 में राजा को बहुत कम लगा था, क्योंकि उस टाइम जो प्रीवी पर्स कैलकुलेट हुआ था वो राजा की रेवेन्यू इनकम पे, लैंड रेवेन्यू पे हुआ था। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू बहुत कम था इनका, इन्होंने कभी बढ़ाया नहीं क्योंकि और इनकम बहुत थी। और आप हैरान होंगे कि जुनगा एक बहुत छोटी सी स्टेट है शिमला के पास, उनको सबसे ज़्यादा प्रीवी पर्स लगा था हिमाचल में, क्योंकि वो 100% लैंड रेवेन्यू पे डिपेंडेड थे। तो उनका लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने उसी के ऊपर डिपेंड थे, तो टैक्सेशन लैंड रेवेन्यू पे ज़्यादा कर रखे थे उन्होंने। उसी को जब कैलकुलेट हुआ तो उनका प्रीवी पर्स बहुत ज़्यादा लगा उनको। और जो बड़ी स्टेट्स थी, चंबा जैसी, बुशहर जैसी, सिरमौर, मंडी वगैरह, इनका कंपैरेटिवली कम लगा, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने लोगों से लैंड रेवेन्यू कम लेते थे, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थी। चंबा के कुछ एक पुराने बिजनेस भी रहे होंगे, कुछ था ऐसा कुछ था? हाँ, बिजनेस थे ना, जैसे कि हमारे भी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर बिजनेस में ही थे। तो उस टाइम यहाँ से घी जाया करता था बहुत ज़्यादा, मुझे इतना पता है, और जड़ी बूटियाँ जाया करती थी, धूप, किन्स, ऐसी ऐसी काफ़ी सारी आइटम होती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, कई से लोग इस बिज़नेस में थे, वो भी किया करते थे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि लोगों ने ओवर एक्सप्लोर कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया इनको, जंगल्स को अननेसेसरी डिगिंग कर दी, तो कुछ स्पीशीज़ को प्रॉब्लम भी आने लगी, जिससे कि उन्होंने कंजर्वेशन की इसकी भी जरूरी है। तब थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस मामले में। पर अब लोगों के पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत हो गए हैं। अब हमारे ज़िले में हाइड्रो पावर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर अब कैश क्रॉप भी होने लग पड़े हैं, सेब है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स है, फ्लोरिकल्चर है, लोग इस तरफ भी चले गए हैं, तो उसमें भी इनकम हो गई है लोगों को, काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है। फिर हमारी जैसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम भी आ गए हैं, एवेन्यूज़ बहुत खुल गए हैं। तो ये तो सब जगह ही हुआ है। अगर मैं कल्चर की बात करूँ, या उसमें चंबा रुमाल की एक बात करूँ, या जीआई टैग कुछ एक चीज़ मिला हो, हाँ हाँ, तो वो कैसे क्यों मिला? देखिए कुछ चीज़ें ना यूनिक होती हैं किस जगह की, जीआई टैग के लिए तभी मिला उनको। उसके लिए एक राइटअप लिखना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई कराना पड़ता है, उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हमारे लिए जीआई टैग क्यों दिया जा रहा है। उसके लिए वो ऑब्जेक्शंस भी फाइल लेते हैं पब्लिक से कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं अगर जीआई मिला जाए। तो जैसे चंबा रुमाल को मिला है, तो चंबा रुमाल जो सा वो कहीं ऐसा बनता नहीं है, उसका दोनों तरफ एक जैसी होती हैं चंबा रुमाल। चंबा रुमाल क्या, फ्रंट और बैक एक जैसा रहेगा। मैंने सुना है इसको दो रुखा टांका बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, खैर मेरे को तो इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये जो हमारे एक दोस्त हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है पेंटिंग्स के लिए, मिस्टर विजय शर्मा, तो वही बताते हैं इसके बारे में क्या क्या खासियत है। और ये जो उनसी ये पहाड़ी मिनिएचर आर्ट का जो पहले उसी से चंबा रुमाल बनता है, उसी के ऊपर जो हमारा मिनिएचर आर्ट है पहाड़ी, अपना कांगड़ा का, चंबा का जो स्कूल्स हैं, बसोली का है, उन्हीं की पहले ड्राइंग्स बनती है, उसी ड्राइंग के ऊपर चंबा की कढ़ाई होती है। और जनरली ये माइथोलॉजिकल थीम्स पे होती थी। अब लोग कोई सीनरी है बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, हर कोई अपना अपना बना रहा है, पर ये यूनिक है यहाँ का एक। और पता नहीं कब यहाँ आया, कैसे आया, उसकी तो हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ अभी तक प्रिजर्व्ड है ये, और यहीं बनता है और कहीं नहीं बनता। तो इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ को ये जीआई टैग मिलना ही था। एक और चीज़ है कि इसी चीज़ों में आफ्टर एंड बिफोर ब्रिटिश राज, तो उसमें क्या आप फ़र्क देखते हैं या आपने एक्सपीरियंस किया उसे? देखिए मैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ हूँ, तो ब्रिटिश राज का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पढ़ाई है हमने, हाँ पढ़ाई है उनके बारे में। तो ब्रिटिश राज के बारे में क्या होता था क्या नहीं होता था, एट्रोसिटीज़ तो थी, मनमानी तो होती थी, अब लोगों को दबाया जाता था, वो तो था वो तो देखो, राजा लोग भी जो थे हमारे, वो भी उन पर डिपेंडेंट थे, वो भी उनके अगेंस्ट बगावत नहीं कर पाते थे, कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, उनके ऊपर भी कुछ अंकुश थे लगाए हुए उन्होंने। जैसे अब यहाँ पे ज़िले में डिप्टी कमिश्नर बैठता है, तो उस टाइम राजा के टाइम एक रेजिडेंट कमिश्नर होता था अंग्रेज, जो रेजिडेंट कमिश्नर था उसी के थ्रू सारी फाइल्स मूव होती थी, जो ऊपर अप्रूव होने के लिए जानी है, कुछ जाना है, राजा ने कुछ ऑर्डर किया है तो वो विद इन द जो राजे की जो पावर्स है उसके अंडर है,
में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है, राजा की पावर में है, तो फिर वो रेफ़र होता था हायर अथॉरिटीज़ को, जहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करने की परमिशन ली जाती थी। जैसे अभी स्टेट्स भेजती हैं अप्रूवल के लिए सेंटर को, वही सिस्टम था एक किस्म का, वही था बस। और जैसे मान लीजिए एक तरफ भरमौर वाली साइड है और एक तरफ पांगी वाली साइड, तो कनेक्टेड कैसे रहता है लोग, क्योंकि कल्चर दोनों का अलग अलग है। नहीं, दोनों वैलीज अलग है तो कल्चर तो अलग होगा ही होगा। भरमौर का कल्चर इसलिए ठीक है कि भरमौर जो सी थी वो ईजिली एसेसिबल थी चंबा के लिए। हालांकि हार्श विंटर वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे कोई आने जाने के लिए पास नहीं था, तो 12 महीने आप लोग आ जा सकते थे भरमौर से। तो भरमौर और चंबा का जो लिंक था, वो राजधानी शिफ्ट होने का भी यहाँ और वो भी होने का, वो इसीलिए बना रहा कि भरमौर वर एसेसिबल और चंबा का ही पार्ट था, और बाकी के सारे चंबा के एरियाज बड़ी आसानी से 12 महीने एसेसिबल थे मेन कैपिटल चंबा से। पांगी नहीं था, पांगी के बीच में साच पास पड़ता था और हाई माउंटेन्स थे, तो वो साल में 2-3 महीने 4 महीने ही एसेसिबल रहता था, और बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया था पांगी। और पांगी आज भी जाओ तो लोगों की कैश क्रॉप की वजह से इकॉनमी बहुत राइज़ की है, क्योंकि हर जगह परमात्मा कुछ ना कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ देता है। वो देर है, देर नहीं है, तो शायद देर के बाद उनका भी अंधेरा ख़त्म हुआ है। अब वहाँ पे कैश क्रॉप भी हो रहा है, एप्पल प्लांटेशंस भी हो रही हैं, अदर बेनिफिट्स भी उन लोगों को मिल रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग भी। तो ये तो अब स्वाभाविक है कि बड़े साल उन्होंने बेचारों ने, उनके बुजुर्गों ने कैसे काटे हैं, तो उसका बेनिफिट अब उनको मिल रहा है। देखो ना, अब उनकी भी जो है पीछे के जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका कुछ फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा उनको। एक और चीज़ की अभी चंबा को बैकवर्ड एक डिस्ट्रिक्ट बोला गया, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको, वो दिया गया है, टैग लगाया गया है। उसके जो पैरामीटर्स हैं कुछ और हैं, ऐसा बैकवर्ड है सच हम नहीं बोल सकते इसको। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े कामयाब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। उस पैरामीटर्स को पूरा ना जो नहीं करता तो उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की जाती है। हम ही नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे, हिमाचल में 1-2 और भी हैं वैसे। तो वो एक चीज़ अलग है, उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अगर उसमें कोई हमें बेनिफिट मिलते हैं, कोई स्पेशल ग्रांट्स आती हैं या कुछ स्पेशल स्कीम्स मिलती हैं हमको उसका अंडर दैट स्कीम ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो तो हमने उठाया है, उठाएंगे भी। एक चीज़ और आती है कि एजुकेशन का कितना की रोल मतलब कि रहा है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? देखिए, ऐसा था कि एजुकेशन, अगर आप पार्टीशन से पहले की बात करें, और जब हिमाचल बना था 1948 में अप्रैल 15 को शायद, जब एक टेरिटोरियल काउंसिल बना था यहाँ पे, एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंस बनी थी ये, तो तब जो चंबा स्टेट के जो सर्विसेज में थे, स्टेट सर्विसेज में मैक्सिमम लोग वही एडमिनिस्ट्रेशन में लाए गए थे, बिकॉज उस टाइम कोई अभी सिविल सर्विस यूपीएससी वगैरह का गठन नहीं हुआ था, अभी कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं चला था, कुछ ऐसा नहीं चला था, तो लोग यहीं से सभी स्टेट से जो स्टेट सर्विसेज में लोग थे उनको ही आईएएस आईपीएस की उपाधियाँ दे के, या पुलिस चीफ की, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ की, आप बताइए, उनको बनाया गया था। तो मैक्सिमम शेयर उस टाइम चंबा का रहा था। उसका रीज़न ये था कि चंबा के स्टेट टाइम में स्टाइफंड दिए जाते थे पढ़ाई के लिए बहुत सारे, और उनको पढ़ने की फैसिलिटी लाहौर में दी जाती थी और राजा स्पॉन्सर करता था। और कई और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी स्टेट हेल्प करती थी एजुकेशन में। तो लाहौर में एक राजा की अपनी बिल्डिंग थी, चंबा हाउस कहा जाता है। अभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के रूप में उसको प्रिजर्व किया हुआ है, और बहुत बड़ा एरिया चंबा हाउस का, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है उसका। मैं यूट्यूब में भी देख रहा था एक दिन। हाँ, तो उस बिल्डिंग में कुछ एरिया था, बहुत बड़े एरिया में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को रहने की व्यवस्था थी, और काफ़ी से बच्चे यहाँ पे जब एग्जामिनेशन देने के लिए भी वहाँ जाते थे, जैसे कि 10वीं का या 12वीं FA का कहते थे, तो उसका तो वहाँ देते स्टूडेंट जाते थे। तो राजा ने इस चीज़ एजुकेशन के ऊपर तो व्यवस्था की हुई थी। उसके बाद हमारी सरकार ने भी किया आगे आके, अब भी जो मौजूदा सरकार है वो भी कर रही हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन एक प्रॉब्लम रही है कि चंबा रेस्ट ऑफ हिमाचल से अलग कटा हुआ रहा है, जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ हिमाचल में क्या हो रहा है हमारी ज़्यादातर जनता को नहीं पता लगता रहा। तो वो इस चीज़ से वंचित रहने की वजह से बड़े थोड़े से पीछे रह गए एजुकेशन के मामले में। जैसे कि जो पेस बाकी स्टेट ने पकड़ा, यहाँ को अब पकड़ रहे हैं ये, क्योंकि पहले हमारा आना जाना नहीं था बाकी स्टेट के साथ, कोई मिल मिलाप नहीं था, हमारा पंजाब के साथ लिंक था,
तो पठानकोट जाके जो देख के आते थे उसी को बड़ा आइडियल मान लेते थे। तो पठानकोट में जैसे लोग देखने वैसे उन्होंने बोले ये तो बेस्ट है, हम भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन स्टेट जो हमारी थी वो इन्फ्लुएंस रही और एजुकेशन सिस्टम से, उन्होंने बेनिफिट्स लिए, उन्होंने सब कुछ किया। तो उन लोगों को हम नहीं देख पाए, हमारी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, तो उनको उसका बेनिफिट नहीं ले पाए, थोड़ा टाइम लगा उसमें उनको। तो इसी वजह से थोड़ा सा हम इस मामले में पीछे रह गए हैं। लेकिन अब नहीं, अब नई जनरेशन जो उनसी है बहुत आगे जा रही है, बहुत बढ़िया कर इंटरनेट का इंटरनेट, हाँ जी, मॉडर्न एजुकेशन का, इंटरनेट का, ये चीज़ें तो सपोर्ट करती हैं। सोशल मीडिया ये तो बहुत एजुकेट कर रहा है। इसकी एडिक्शन भी है पर फ़ायदे भी बहुत हैं। एडिक्शन ये है कि थोड़ा टाइम के बाद शायद ये दूर हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना नई नई है ना, अभी तो सबको शौक है, हर कोई लगा हुआ है कि फिर एक टाइम आता है कि कहते हैं यार अब बहुत होगी नॉलेज काम का ही देखेंगे। एक वो दूसरा सेक्टर था हेल्थ का। हाँ हाँ, तो हेल्थ के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, मतलब कि देखिए हेल्थ पे अभी भी थोड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है। काफ़ी से केस यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं टांडा को, और लेकिन टांडा भी एक मेडिकल कॉलेज ही है, इंस्टीट्यूशन है। तो हमारा मेडिकल कॉलेज भी चंबा में बन तो गया, काफ़ी सालों से एजुकेशन हो रही है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनने में कुछ टाइम लगेगा। कुछ तो बन गया है, कुछ तो बन भी रहा है। तो मेरे को लगता है 1-2 सालों में शायद ये सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेफ़र होते हैं बाहर केस, वो वही होंगे जो यहाँ पे नहीं ट्रीट हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम तो यहाँ होने चाहिए और होंगे भी। अभी भी बड़ा अच्छे, अभी भी बहुत फैसिलिटी है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है। अब देखो, अब एक हॉस्पिटल में शाम को 100-200 मरीज आता है, तो उसमें से 1-2 को रेफ़र कर दिया जाए तो कोई, मेरे हिसाब से कोई अब डॉक्टरों की भी अपनी एक कंपल्शन रहती है कि हाँ, बेसिक है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी से ऑपरेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब कई बारी फैकल्टी नहीं है पूरी, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, कई बारी कोई ट्रांसफ़र हो गए हैं, बीच में गैप में कुछ टाइम के लिए कुछ कोई मरीज ऐसे आ जाते हैं तो उनको रेफ़र करना पड़ता है। लेकिन जब वापस आ जाते हैं, उनकी पोस्टिंग्स हो जाती हैं, तो फिर नॉर्मल हो जाता है। वैसे ये तो रहता है, पर लोग हाइप कर जाते हैं ना। बस आपको सारा साल सुख मिलता रहे, एक दिन दुख थोड़ा सा मिल जाए तो चीखने लग पड़ते हैं लोग। एक और चीज़ है कि बाकी जगह पे या अर्बन एरिया पे सुनते हैं कि योगा, आयुर्वेदा या वेलनेस, हाँ, तो यहाँ पे उतना सुनने को नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पे काफ़ी होता है, काफ़ी। यहाँ पे वो योगा डे पे मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ थोड़ा बहुत जी, वो बैनर शैनर लगा के हम भी थोड़ा मोड़ा जूस वगैरह सर्व कर देते हैं सवेरे सवेरे। जी, तो यहाँ पे आयुर्वेदा वाले जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के लोग वो बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ की लोकल संस्थाएं हैं जो जैसे कि या उतना जैसे काफ़ी सी संस्थाएं हैं, चंबा जैसे मान लीजिए, विश्व हिंदू परिषद है, जी, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं जो इससे लिंक्ड है, जो करवाती हैं अच्छी क्या सी। वो टूरिज्म के साथ जोड़ के कुछ अच्छी यहाँ पे बिजनेस। देखो, टूरिज्म से जोड़ने का काम जो है अब सरकार का नहीं है साहब। तो सरकार हर काम तो करेगी नहीं। जी, सरकार तो गवर्नेंस के लिए है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अब हमारा काम भी सरकार ही करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? सरकार अपना काम, सरकार को सरकार का काम करने दो। अब योगा जो से सरकार आपको सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस अपनी खोली जाएं, अपने कुछ सिस्टम बनाया जाए, जो इंटरेस्टेड लोग आएंगे उनके पास। जैसे पालमपुर में भी खुला है ना, वो क्या कायाकल्प वगैरह खुला है। तो वैसी इंस्टीट्यूशन तो अब इंस्टीट्यूशन जो खोलनी है वो तो पब्लिक का काम है, या आपकी कोई सोसाइटीज़ का काम है, या मिलजुल के ही होगा। अब हर काम तो सरकार नहीं कर सकती ना। हम तो सरकार से ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, हम तो कहते हैं सरकार घर में आके खाना भी हमको दे दे। ऐसा होगा नहीं ना। पर कुछ एक चीज़ें सर, जैसे देखो, हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा माइंडसेट जो सा है ना, हम हर चीज़ सरकार से ही ढूंढते हैं, अपेक्षा करते हैं सरकार हमको सब कुछ दे दे। नौकरी भी सरकार से ही ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए हो। भाई सरकार के अलावा भी बहुत दुनिया चलती है। सरकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी है, गवर्नेंस के लिए बनी है। उनको गवर्नेंस करने दो, और जो आपका काम है आप करो। उल्टा सरकार को सपोर्ट करो ताकि आपको बेटर गवर्नेंस मिले, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेटर आपको फैसिलिटीज़ मिले। जो हो सकता है बेटर सरकार आपके लिए करे, तो तभी हो सकता है जब हम सरकार की सपोर्ट करेंगे, जी, सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब सरकार से अपेक्षा करेंगे आप ही हमारे को सब कुछ दो, तो सरकार कहाँ से लाएगी? उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ सर कि अभी लोग चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस करूँ या कुछ करूँ, तो कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, पैशन के उसके बाद बच्चों के अंदर ना हर एक बच्चे में एक गुण होता है। कहते हैं ना, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद
स्पेशल स्किल। एक तो हमको उसकी स्किल ढूंढनी चाहिए, उसका शौक किस काम में है, उसी काम में उसको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने बोल दिया तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, जैसे पहले बोलते थे सब। किसी को पूछा जी इंजीनियर बनना है जी, डॉक्टर बनना है जी। अब सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो किसी को गाड़ी भी चलानी है, किसी को ऑफिस में फाइल्स भी तो लेके जानी है, किसी को घर में पानी की व्यवस्था भी करनी है, किसी ने आपकी बिजली की व्यवस्था भी करनी है, किसी ने आपको पैरामेडिक भी चाहिए आपको, किसी ने आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी है, कुछ देना। तो हर कोई आदमी की ज़रूरत है, किसी ने आपके लिए जूते भी बनाने हैं, किसी ने कपड़े बनाने हैं। तो ये हर समाज सब लोगों से चलता है, एक से नहीं चलता। तो वैसे ही हर एक में प्रतिभा जो है उसको खंगालो और करो काम, और सभी कामों में पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले चले गए जमाने कि इसको इतने पैसे देने हैं, इसको देने हैं। आप जो काम करेगा उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। लोग कई ऐसे काम करके बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। अब कई NGOs बनी, सुलभ शौचालय उसका एक उदाहरण है, एक कितनी कामयाब संस्था चली। वो काम क्या किया उन्होंने, एक आपको सैनिटेशन प्रोवाइड की है अच्छी, जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। तो ऐसे ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि जिस लोगों को, लोग जिन कामों को ऐसा ही समझते थे कि भाई ये डिग्निटी वाला नहीं है, तो यार हर काम में डिग्निटी है, आपको ढूंढने पड़ती है। बस अपने आप को डिग्निफाइड रखो तो डिग्निटी खुद मिलेगी। कुछ एक किस्से सर आपके जो अनटोल्ड, मतलब आपने पता ना होते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होते, तो वो 2-4 किस्से कुछ ऐसा। किससे तो क्या बताऊँ आपको। देखो जी, मैं परमात्मा से बहुत डरता हूँ, और मैं कुछ कई जगह ऐसा महसूस हुआ कि इधर किसी ने मेरी मदद की है जिसकी कभी मैं होप ही नहीं कर सकता था। मैं आपको शुरू में बात बताता हूँ। एक जब मैं फैक्ट्री लगा रहा था, 87 की बात है, 88 की, 87-88 के बीच में, तो मैं हम नीचे थी हमारी नीचे फैक्ट्री, तो उसका मैं एक्सकवेशन उस टाइम में JCBs वगैरह नहीं होती थी, मैनुअली करवाई थी। तो मैनुअली जब करवा रहे तो मलबा इतना इकट्ठा हो गया आगे कि उस सड़क ही रुक गई सारी इंडस्ट्रियल एरिया की। मेरे को नोटिस आ गया कि आप इसको उठाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर वो करेंगे, आपके ऊपर मतलब कि कुछ केस कुछ करने की। उन्होंने बता दिया कि आपने पब्लिक रोड को रोक दिया। अब मैं परेशान हो गया, तो यहाँ पे हमने एक JE साहब को बुलाया, उनको बोला देखो जी, उन्होंने बोले 150 ट्रक मलबा है, और एक ट्रक का, मैंने यूनियन होती थी उस टाइम यहाँ पे, तो उनसे पता किया, तो उन्होंने कुछ पैसे मांगे और इतनी लेबर लगेगी। तो उस टाइम मेरी बिल्डिंग की जितनी कॉस्ट आनी थी, ऑलमोस्ट उतना ही पैसा मलबा साफ़ करने का लग रहा था। तो उतना पैसा था ही नहीं मेरे पास। मैं तो परेशान हो गया, मैंने कैसे करूँगा कैसे करूँगा कैसे करूँगा। कुदरती यहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया हॉर्टिकल्चर के यहाँ पे, एक शीतला ब्रिज के आसपास। उन्होंने, चमेरा प्रोजेक्ट चल रहा था बनी खेत में, तो उनसे क्रेन मांगी, उन्होंने क्रेन ना भेज के एक व्हील लोडर भेज दिया। तो मेरे कज़न वहाँ पे होते थे, पेट्रोल पंप के इंचार्ज थे NHPC के, उन्होंने बोला यार तेरा काम हो सकता है, मशीन आ रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट की, उसको ट्रक को निकालने के लिए, और बेसिकली वो व्हील लोडर है, ट्रक तो निकाल देगा, वो बड़ी हैवी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन थी वो। तो वो तेरा मलबा निकाल सकती है अगर आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करो अथॉरिटीज़ को। तो मेरे फादर किसी टाइम पे NHPC के अंदर एडवाइजरी में रहे थे, तो जानते थे इंजीनियर्स वगैरह को, तो उनको फ़ोन किया, बोले जैसे से आपकी मशीन आ रही है, तो जो आपका रेट है पर आवर का, जो आपने हॉर्टिकल्चर से भी लेना है, बाकियों से भी लेना है, हमसे भी ले लेना जी। तो हमारा भी थोड़ा सा कुछ 2-4 घंटे का काम है कर जाए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये रेट है हमारा, आपने लॉग बुक भर देनी, पैसे दे देने उसके, और हम, मैं इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, 2-4 घंटे आपका भी लगा देगा वो आ गया जी। वो सुबह 6 बजे लगा और 9 बजे तक सारा क्लियर कर गया मलबा वो पैसे कितने लगे, 2,500 या 3,000 रुपये उस टाइम। तो ये परमात्मा ने हेल्प की। कभी सोच सकते थे कि कैसे आना है। अगर मैं वहाँ से स्पेशली मंगवाता, मशीन स्पेशली भेजता, तो आने जाने के घंटे भी मेरे को भरने पड़ने थे, जाने के भी भरने पड़ने थे, और शायद उसके अंदर उनका डेली चार्ज भी रहता है। वो तो हॉर्टिकल्चर वालों ने दे दिया, मेरा काम बाय प्रोडक्ट हो गया। तो ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें। और सर जैसे आप इसके साथ बाहर भी गए, जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार आपको बाहर लेके गई, तो वहाँ कुछ लर्निंग स्ट्रीम ठीक, ब्रीफली मैं था एक कंसोर्शियम एडवाइजरी में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो उसमें काफ़ी सी फैकल्टी से अपनी लाइन की मिलने से काफ़ी नॉलेज एनहांस हुआ, रिलेशन भी बने उन लोगों से, तो पता भी लगा कई टेक्निकल चीज़ों का कि, तो ऐसे सीखता है आदमी बस। और आजकल के मतलब एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा फ़र्क क्या रहा है सेटअप के बाद, क्योंकि मार्केट
सेटअप करने के बाद आपको पता लगता है 3-4 साल 5 साल के बाद कि अब प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सब्र कैसे लाया जाए वो चीज़? देखिए, उसके लिए तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। हम्म, देखो जी, आप किसी भी जगह जाओगे कुछ तो आपको इनिशियल तो प्रॉब्लम आएगी। हम्म, अब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता कई बारी है, हम्म, तभी चलना सीखता है। गोडे भी छिलते हैं कई बारी, स्वाभाविक है। तो उसके बाद जब आप तैरना सीखोगे तो आपको पानी भी नाक में भी जाएगा, कान में भी जाएगा। तो ये चीज़ें तो होंगी होंगी, टीदिंग प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी इनिशियली। और जो इसको हौसले से इसका सामना करेगा और डटा रहेगा और अपना विजन क्लियर रखेगा कि अपने एम की तरफ और डेडिकेटली काम करेगा, तो मेरे को लगता है सारे काम सफल हो सकते हैं। डिपेंड करता है, सिर्फ आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। एक और चीज़ आती है कि सर कि बहुत से लोग ऐसी है कि क्या कैपिटल बड़ी ज़रूरी है? नहीं, कैपिटल के बिना तो कोई काम नहीं होता। क्या बड़ी ज़्यादा कैपिटल ज़रूरी है? वो डिपेंड करता है काम पे, वो डिपेंड जी, करता है या काम। ऐसा कि स्टेप बाय स्टेप छोटा से? देखिए, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना कैपिटल आप अरेंज कर सकते हैं, कितना आप रेज कर सकते हैं, कितना आपके पास है। तो जिस किस्म का आपके पास कैपिटल है उसी किस्म से आप काम स्टार्ट कीजिए। तो उसमें आप गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स आ गई हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम है आजकल तो गवर्नमेंट की। आप लोन 2 करोड़ तक का तो सरकारें आप बोलते हैं आप बिना गारंटी के ले लो, किसी से भी बैंक्स देते हैं। स्वम्बल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोनाउंस में, हाँ, वो स्कीम्स हैं। और बहुत सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो तो बड़ा कुछ हो सकता है। एक और चीज़ आते साथ में कि एम्प्लॉयज़ नहीं टिकते, बहुत सी शिकायत रहती है कि यार एम्प्लॉय नहीं टिकते हैं, तो वो कैसे मैनेज? देखिए, एम्प्लॉयज़ तब नहीं टिकते हैं अगर एम्प्लॉयज़ को आप कोऑपरेट नहीं करते हो। आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर पे करो। देखो, एम्प्लॉयज़ आपके पास टिकेंगे इनिशियली। हर कोई एम्प्लॉय आएगा वो कभी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि मेरे काम करने से इनका बिजनेस चलता है और ये काम भी ठीक हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को तो नज़र आता है सब कुछ कि माल जा भी रहा है, बिक भी रहा है, काम हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को इतने पैसे कम क्यों दिए जा रहे हैं। उनको टर्नओवर का, जब मेरा स्टाफ जो ऑफिस में बैठता है उनके साथ खाना सारे इकट्ठे काटते हैं, उनको पता कि टर्नओवर भी कितनी है, तब इतनी टर्नओवर होती है तो उसके इतने परसेंट तो मेरे को भी मिलना चाहिए भाई। तो उतना अगर आप देते हो उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के क्यों जाएगा। मेरे पास तो 35-35 साल पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे पैसे देते हैं जितने उनको मिलने चाहिए और जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं। जी, हम तो चाहते हैं उनको बहुत मिले, जी, हम और तरक्की करें, हम उनको और सपोर्ट करें, जी। पर जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं देता हूँ उनको। तो मेरे को छोड़ के कोई जाता नहीं है। वो क्या मतलब मेरे पास एक बड़ा अच्छा रहा कि मैंने किसी को भगाया ही है, छोड़ के कोई नहीं गया। जो कई कई होते हैं बीच में जो बढ़िया से या- मिस्चीवियस जैसे लोग कभी आ जाते हैं, अब वो जिनको मुश्किल होता है टॉलरेट करना या काम के अंदर जिनकी वजह से बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको कई बारी नमस्ते बोलने पड़ती है। तो एक वो सरकार भी बोल देती है, सस्पेंड कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। तो उसमें जरा प्रोसीजर ज़्यादा होता है सरकारी। हमारा सिर्फ यही होता है यार कल से बस या नोटिस दे देते हैं महीने का, उसको विद 1 पे वगैरह उसको भेज देते हैं, चल जा भी शगन डाला तेरे को, अब गाओ घर में। समझाते हैं पहले तो, नहीं माने कोई तो फिर करना पर ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो अपने एम्प्लॉयज़ को आप जब तक आप एम्प्लॉयज़ का ख्याल करेंगे तो आपका जरूर करेंगे साहब, ये तो हाथ को हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है। सर और मतलब आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक जाते हैं? देखिए, मेरा प्रोडक्ट्स तो आप पैन इंडिया ही जाते हैं, आप समझो। जी, हम अमेज़ॉन पे हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, उससे काफ़ी अच्छी सेल है। फिर फ्लिपकार्ट पे भी हैं हम। फिर हमारा अपना नेटवर्क है मार्केटिंग का, जिसमें हिमाचल करते हैं हम, पंजाब के कुछ करते हैं जगह, कुछ हम हरियाणा भी जाता है, कुछ दिल्ली भी जाता है। बाकी छोटे मोटे ऑर्डर जैसे बॉम्बे से आ जाते हैं, कोई अहमदाबाद से आ जाते हैं, बट एज सच हमारा कोई नेटवर्क उन इलाकों में नहीं है मार्केटिंग का। ना मार्केटिंग का हमारा नेटवर्क जो सा कुछ पॉकेट्स हरियाणा की हैं जहाँ पे हम करते हैं, हिमाचल हम पूरा करते हैं। रूरल नेटवर्क नहीं है हमारा, अर्बन ही है सारा हिमाचल में भी, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ही जितनी है उतनी हम कर पाएंगे। तो हमारा थोड़ा प्रोडक्ट की जो रेंज है वो थोड़ी हायर साइड पे भी है, जो रूरल में शायद नहीं बिक पाता है हमारा इतना ज़्यादा। जी। बिकता है पर ज़्यादा। कुछ आपका पर आगे का उस विजन हो भी बड़ा है इसका? अभी हमारा जी विजन ये है कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं अभी तो उसी पैटर्न पे बेचेंगे। अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स में जितनी रिस्पांस आएगा इन्हीं को एनहांस करेंगे। लेकिन जो हम फूड रेडी टू ईट कैंड फूड्स में है, इसके अंदर हम सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं।
देख रहे हैं कि क्या स्कोप हो सकता है इसमें, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल है। जी जी। तो यहाँ से फॉरेन एक्सपोर्ट हो तो है, होता है यहाँ से थोड़ी बहुत हैं यूनिट्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चलो हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके चंबा से अगर एक्सपोर्ट करने में, तो ज़रूर कोशिश है, करेंगे। कुछ मैसेज देना चाहें आप? मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा नई जनरेशन को, कोई मेरी बात सुन रहा हो, कि यार आपके अंदर जो भी पैशन है आप उसको परस्यू करो, और सरकारी नौकरी अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो सरकार का सिस्टम है जिस हिसाब से अगर आपको कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आप 100% भी सरकार पे डिपेंड ना रहें। अपने खेत खलियान में काम करो, उसमें इनोवेटिव चीज़ें लगाओ। बहुत सी ज़मीनें लोगों ने बंजर छोड़ दी हैं आजकल, नए बच्चे खेती में नहीं जा रहे हैं। खेती में जाओ, इनोवेटिव खेती करो, प्रोग्रेसिव खेती करो, उससे कई किस्म की, यहाँ पे हिमाचल में बहुत पोटेंशियल है ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का, कई किस्म के क्रॉप्स यहाँ हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, उसकी करो, उसमें जाओ, काफ़ी पोटेंशियल है। और बहुत से पोटेंशियल है जिसमें जिसका जो इंटरेस्ट हो करना चाहिए। सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार से ही हर चीज़ ना ढूंढे, बस जो यहाँ पे है, और सरकारी नौकरी कोई आइडियल ना समझें कि भाई वही अल्टीमेट है। दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं, औरों के बारे में देखिए, जहाँ पे सरकारी नौकरी सिर्फ 1-आधा% ही है। नॉट इवन 1% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। तो 99% लोग जो उनसे उस और काम करते हैं, और वो बड़े समृद्ध देश हैं, बहुत समृद्ध देश हैं वो, तो उनको देख के हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो बस यही बोलना चाहूँ। आइडियल तो सब आप भी हैं मेरे, जिससे कुछ सीखने को मिल जाए सब आइडियल हैं। आइडियल है मेरे लिए तो, देखो हर कोई आइडियल होता है, कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, सिखा जाता है लाइफ में आपको, तो उनको देखना चाहिए। आइडियल है कि मैं एक, मेरी यहाँ पे लाइब्रेरी में भी एक किताब है जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ कि इस दुनिया में जो लोग एंटरप्रेन्योर्स निकले, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है काम, उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। मैं आपको एक अभी याद नहीं आ रहा है, एक न्यूयॉर्क से एक शिप चला था, स्टीम शिप पहले, अब उसका इन्वेंटर कौन था मेरे को अभी बोल रहा हूँ, उसका मेरे पास है, अभी पढ़ के सुना सकता हूँ। वो एक कॉमिक टाइप है एंटरप्रेन्योर्स की किताब। तो उसमें जब सेल करने लगा तो लोग हार्बर पे आए, और बोले तो हार्बर से जैसे बाहर निकलेगा बंदरगाह से, ये डूब जाएगा, सड़ जाएगा, सब कमेंट कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। और उस जिस बंदे ने चलाया उसने अपना पूरी लाइफ स्टेक पे लगा दी, पैसा यहाँ से वहाँ से उठा के। लेकिन उसका पहला ही वॉयज लंदन गया, वो जो जर्नी लंदन जाने में पहले 1 महीना लगती थी न्यूयॉर्क से लंदन, वो उसने हफ्ते में कवर की उस टाइम, वापस भी आया तो वो कामयाब हो गया। और उसको क्रिटिसिज्म मिला, उसने एक रिस्क लिया लाइफ का बहुत बड़ा। ऐसे फोर्ड कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, जो फोर्ड के मालिक थे मिस्टर फोर्ड, उनने पहले कितनी गाड़ियाँ उनकी नाकामयाब हुई, टूट गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो डटे रहे, निकले आगे। ऐसे बहुत से इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं कि जो आपको सिखाती है कि हौसला नहीं हारना है आपने, कीप गोइंग। तो वही है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, धन्यवाद आपका।